हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु मंत्रा में। बच्चों, आज का क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास को अटेंड कर लोगे तो तुम्हें अपने फाइनल एग्जाम में मेरे बच्चों 2 से 3 नंबर तो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो मेरे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो कि समांतर श्रेणी है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो मेरे बच्चों, आज डे 2 है। डे 1 के क्लास हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। चलो फटाफट से एक बार देखते हैं कि आज के क्लास में आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, आज के क्लास में आप सीखेंगे कि कोई भी जो सीक्वेंस होती है वह समांतर श्रेणी कब होती है, समांतर श्रेणी के प्रकार के बारे में जानेंगे, समांतर श्रेणी के पद क्या होते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों सार व अंतर कैसे निकाला जाता है, और सार व अंतर के द्वारा हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कोई सीक्वेंस समांतर श्रेणी है या नहीं है। क्लियर है। फिर मेरे बच्चों देखेंगे समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म क्या होता है, यानी कि वह दिखने में दिखता कैसे है, उसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, सबको हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी के जनरल फॉर्म में। चलो फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अब मेरे बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले, ठीक है, हम लोग डे 1 में सीक्वेंस के बारे में पढ़े थे, पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग आज समांतर श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, डे 1 में मैंने तुम्हें बताया था, अगर मान लिया जाए अपने पास एक संख्याओं की सूची दी गई है, कुछ इस तरह से है, 1 है, 8 है, 27 है, फिर मान लेते हैं यहाँ पर 64 है, फिर यहाँ पर 1 2 5 है, फिर आगे इस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। अब पूछोगे ये क्या है, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यह 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, फिर इसी तरह से आगे 6 का क्यूब होगा, 7 का क्यूब होगा, फिर आगे संख्या बढ़ती जाएगी। क्लियर है। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 यानी कि 2 का पहाड़ा। क्लियर है। 2 4 6 8 10 12, फिर आगे इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि दोनों पैटर्न को देखने के बाद हमें एक खास तरह के नियम पता चल रहे हैं। क्या नियम, ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब है। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर क्यूब वाले पैटर्न को हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 8 है, यानी कि फिर यहाँ पर 2 का पहाड़ा है। तो मेरे बच्चों याद करो, मैंने बताया था कि अगर इस वाले संख्याओं की सूची में हम लोग यहाँ पर कोई भी 2 लगातार नंबर को ले लेते हैं और उनके बीच का अंतर निकालते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ पर अंतर आया 2। 4 और 6 के बीच में भी अंतर आया मेरे बच्चों, यहाँ पर 2। 6 और 8 के बीच का भी अंतर कितना है, यहाँ पर 2 है। यानी कि सभी संख्याओं के बीच में 2-2 का अंतर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 1 और 8 के बीच में अंतर यहाँ पर 7 का है। 8 और 27 के बीच में मेरे बच्चों अंतर यहाँ पर 19 का है। यानी कि जो सीक्वेंस होता है उसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, कोई नियम नहीं होता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने कहा था अगर इस तरह का हमें एक सीक्वेंस मिले तब हम लोग क्या कहेंगे। तो मेरे बच्चों अब इसे जानने की बारी आ चुकी है। तो ध्यान से देखो, हमारा डेफिनेशन क्या है, इसे हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा हिंदी मीनिंग होता है समांतर श्रेणी। अगर हम लोग समांतर श्रेणी के जो शब्द है उसको समझने की कोशिश करें, तो ध्यान से देखो, समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाले, है ना। क्या होता है, समान अंतर वाले। इसका मतलब क्या है, कोई भी लगातार 2 संख्या को ले ले तो दोनों संख्याओं के बीच में मेरे बच्चों हमेशा एक जैसा अंतर मिलेगा। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, हम लोग अब फटाफट से डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो क्या है, एक समांतर श्रेणी, है ना, क्या है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद, ध्यान से देखो, जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या, है ना, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग अभी 2 का पहाड़ा लिखे थे, एग्जाम्पल में 2 का पहाड़ा ही लेते हैं। चलो 2 है, 4 है, 6 है, 8 10 12, कुछ इस तरह से। क्लियर है। तो ध्यान से देखो, एक समांतर श्रेणियां संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है, एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, है ना, जिसमें प्रत्येक पद पहले के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, 2 और 4 के बीच में अंतर कितना है, 2। तो ध्यान से देखो, हमें यहाँ पर 4 कैसे मिल रहा है, हम लोग 2 में 2 जोड़ दिए तो हमें 4 मिला। फिर 4 में हम लोग 2 जोड़े तो कितना मिला, 6 मिला। 6 में हम लोग 2 जोड़ दिए तो 8 मिला। 8 में हम लोग 2 जोड़ दिए तो 10 मिला। 10 में 2 जोड़ दिए तो मेरे बच्चों यहाँ पर कितना मिला, 12 मिला।
फिर हम लोग क्या करते, आगे 14 होता, तो 12 में हम लोग 2 जोड़ते तो हमें क्या मिलता, 14 मिलता। तो ध्यान से देखो, हम लोग एक खास तरह का संख्या को जोड़ रहे हैं, यानी कि एक निश्चित संख्या को हम लोग जोड़ते जा रहे हैं प्रत्येक पद में, तो हमें अगला पद मिलता जा रहा है। क्लियर है, बस सिंपल सा डेफिनेशन है मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखो, जो सीक्वेंस होता है ना, जो सीक्वेंस होता है उसी से क्या क्या बनता है, समांतर श्रेणियां बनता है। ठीक है, सीक्वेंस से ही समांतर श्रेणियां बनता है। लेकिन मेरे बच्चों ध्यान से देखो, जो जितने भी सीक्वेंस होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वह समांतर श्रेणी हो, लेकिन जो समांतर श्रेणी है वह सीक्वेंस तो हो ही जाएगा। हम लोग ये बात ऑलरेडी क्लास 1 में डिस्कस कर भी चुके हैं। ठीक है, चलो फटाफट से अब देखते हैं आगे क्या है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर टर्म या फिर पद, सूची के प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 2 का पहाड़ा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, फिर आगे भी बढ़ता जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर जो इस सूची है, यानी कि जो समांतर श्रेणी है, इसमें जितने भी सारे संख्या है ना, सबको हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो ध्यान से देखो, ये सबसे पहला स्थान पर है, फिर दूसरा स्थान पे है, फिर तीसरा स्थान पे है, चौथा स्थान पे है, पांचवा पे है, इसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, तो ध्यान से देखो, जो पहले वाले स्थान पर है इसे हम लोग नाम दे रहे हैं फिलहाल के लिए A1। क्या नाम दे रहे हैं, फिलहाल के लिए हम लोग नाम दे रहे हैं A1। क्लियर है, हम लोग क्या नाम दिया मेरे बच्चों, हम लोग इसे कह रहे हैं A1। सेकेंड वाले स्थान को हम लोग कह रहे हैं A2, सेकेंड वाले स्थान को हम लोग कह रहे हैं A2, थर्ड वाले को हम लोग कह रहे हैं A3, फोर्थ वाले को कह रहे हैं A4, फिफ्थ वाले को कह रहे हैं A5, छठवें वाले स्थान को हम लोग कह रहे हैं A6, जो सातवां स्थान पर है उसे हम लोग कह रहे हैं A7, आठवां स्थान को हम लोग कहेंगे मेरे बच्चों A8, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर संख्याओं की सूची में n संख्या है। ठीक है, तो यहाँ जो लास्ट वाला जो टर्म हो जाएगा मेरे बच्चों, ये an हो जाएगा। ठीक है, an हो जाएगा। क्लियर है, तो बस पद क्या होता है, जो सूची में प्रत्येक संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो सूची कहाँ, किसका, समांतर श्रेणी जो संख्याओं का सूची होगा उसमें बहुत सारे पद होंगे, है ना, बहुत सारे पद होंगे। A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। क्लियर है, तो ध्यान से देखो, जितने भी सारे संख्या है ना, सबको हम लोग क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी के पद कहेंगे। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर कौन सी संख्या कितने वाले स्थान पर है। जो पहले वाले स्थान पर है उसे हम लोग A1 कहेंगे, दूसरे वाले स्थान पर A2 कहेंगे, तीसरे वाले स्थान को A3 कहेंगे। क्लियर है, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आगे यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई है, ध्यान से देखो क्या है। पहला पद क्या है, A1, दूसरा पद क्या है, A2, तो उसी तरह तीसरा पद हो जाएगा A3, चौथा पद हो जाएगा A4, पांचवा पद हो जाएगा A5, उसी तरह मेरे बच्चों nवां पद हो जाएगा AN। क्लियर है, अब यहाँ पर सुनो, यदि पहला पद मेरे बच्चों यहाँ पर क्या है, A1 है, क्या है मेरे A1। ठीक है, और सार्व अंतर D है। ठीक है, सार्व अंतर D है, मतलब क्या, सार्व अंतर तो हम लोग निकालना सीखे नहीं है, चलो हम लोग पहले सार्व अंतर निकालना सीखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे इसमें। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, कॉमन डिफरेंस है, फिर सार्व अंतर क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, सार्व अंतर ही एक ऐसा हथियार है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस, कोई भी अनुक्रम समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर सार्व अंतर मेरे बच्चों कोई भी लगातार दो संख्याओं के बीच में एक जैसा आता है तो वह सीक्वेंस एक समांतर श्रेणी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान से सुनो आप, है ना, ध्यान से सुनो। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं मेरे बच्चों, यहाँ पर 1 का क्यूब लिए थे, यानी कि 1 था, 8 था, 27 था, 64 था, 125 था, फिर इस तरह से था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या लिए थे, 2 का पहाड़ा था, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, इस तरह से था। क्लियर है, तो ध्यान से सुनो आप मेरी बात। हम लोग यहाँ पर A1 ले रहे हैं, ठीक है, A2 ले रहे हैं, A3 ले रहे हैं, A4 है, A5 है, A6 है, आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है, इसे भी हम लोग क्या नाम देते हैं, A1 देते हैं, A2, A3, A4, A5। तो मेरे बच्चों अब ध्यान से सुनो, जो सार्व अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, D बराबर AN माइनस AN माइनस 1 होता है। अब ये क्या बात हुई, ये बात समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनो। हम लोग इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा देरी में रिलेट करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस वाले मेथड में काम करते हैं। क्या मेथड है, ध्यान से देखो। अपने को कोई भी लगातार दो पद ले लेना है, ध्यान से सुनो, अपने को लगातार कोई भी दो पद लेना है। चलो हम लोग यहाँ पर A4 और A5 ले रहे हैं, ठीक है, A4 और A5 ले रहे हैं। तो ध्यान से देखो, अगर हमें सार्व अंतर निकालना है, ठीक है, सार्व अंतर जिसे हम लोग
डी से दिखाते हैं तो क्या होगा, हम लोग लगातार कोई दो पद लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग A4 और A5 ले रहे हैं, तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हमें A5 माइनस A4 करना होगा। ये क्या बात है, तो जो बाद का पद है, ठीक है, उसे पहले लिखना है और जो पहले वाले पद को बाद में लिखना है और दोनों को माइनस कर देना है। ध्यान से सुनो, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। तो ध्यान से देखो, A5 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर 10 दे रखा है। A4 की वैल्यू कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। आंसर कितना आया, 2 आया। यानी कि D बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। सारा अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। अब बोलोगे सर यहाँ तो A4 और A5 लेकर काम कर रहे हैं, हम लोग चाहे तो A5 और A6 ले सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम लोग A5 और A6 को लेते हैं तो सबसे पहले हमें A6 को लिखना पड़ेगा। नियम है, बाद वाले को पहले लिखो और पहले वाले को बाद में लिखो। तो A6 माइनस A5 करेंगे मेरे बच्चों, तो A6 की वैल्यू है 12 और A5 की वैल्यू है 10। तो ध्यान से देखो, इसमें भी सार अंतर आ रहा है 2। क्लियर है। अब कोई बच्चा बोल रहा है, किसी के मन में आ रहा होगा कि सर A2 और A1 को लेकर करके देखो, तो चलो उसे भी करके देख लेते हैं। तो D बराबर देखो A2 माइनस A1। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, A2 का वैल्यू दे रखा है 4 और A1 की वैल्यू दे रखा है 2, यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 4 आ रहा है, यानी कि जस्ट एक कम। यहाँ 6 है तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यानी कि इसमें भी एक कम। यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी क्या है, 1 है, यानी कि जस्ट एक कम। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ अगर यहाँ पर n है तो n से जस्ट एक कम करेंगे तो n माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों यह एक जनरल फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, D निकालते हैं। तो मेरे बच्चों हम लोग A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, A2 की वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर 8 और A1 की वैल्यू दे रखा है 1, यानी कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग कोई दो पद को लेते हैं। चलो हम लोग फिलहाल के लिए ले लेते हैं A3 और A2 को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, A3 माइनस A2 करेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पर 27 माइनस कितना आ रहा है, 8, यानी कि 19। तो देखो यहाँ पर एक में सारा अंतर आ रहा है 19, दूसरे में आ रहा है 7, यानी कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्या है, क्या है, यह एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो हम लोग डिसाइड कैसे कर पा रहे हैं कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो मेरे बच्चों ध्यान से देखो, हम लोग सार अंतर निकाल कर देखते हैं। सार अंतर निकालने के बाद हमें पता चलता है कि यह सिर्फ एक सीक्वेंस है, एक अनुक्रम है, यह समांतर श्रेणी नहीं। क्लियर है। और यहाँ पर इस वाले सीक्वेंस में, इस वाले अनुक्रम में हमें यह पता चल रहा है कि कोई भी लगातार दो संख्या को लेने के बाद उनके बीच का अंतर एक जैसा आ रहा है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यानी कि क्या हो गया, यह एक समांतर श्रेणी है। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, मैंने कहा तुम्हें कि जो सार अंतर होता है ना, यह एक हथियार के जैसे काम करता है। यह एक समझो कि डिसाइड करने वाला एक सिंपल सा एक एम्पायर है ना। यह डिसाइड करता है कि कोई भी सीक्वेंस समांतर श्रेणी होगा या नहीं होगा। क्लियर है। और डिसाइड करने का तरीका क्या है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, D बराबर क्या होता है, AN माइनस AN माइनस 1 होता है। क्लियर है। या तो सिंपल से हम लोग आम भाषा में कहें तो A2 माइनस A1 कर दो, काम क्लियर है। ध्यान से रखो, A2 माइनस A1 करो, यानी कि पहले वाले सॉरी बाद वाले पद को पहले लिखो और पहले वाले को बाद में लिखो। ठीक है, बाद वाले को पहले लिखो, पहले वाले को बाद में लिखो और माइनस कर दो, यानी कि बाद वाले पद में से माइनस करना है पहले वाले पद को। तो देखो A2 बाद में आता है, A1 पहले आता है, तो हम लोग A2 से A1 को माइनस कर रहे हैं, सॉरी A2, हाँ ठीक है, A2 से हम लोग A1 को माइनस कर रहे हैं। क्लियर है। ध्यान से सुनो, अब आ जाओ इसमें कि पहला पद क्या है, A1। तो मेरे बच्चों यहाँ पर सारा अंतर क्या दे रखा है, D। अगर तुमसे कहा जाए, क्या कहा जाए, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, इस तरह का एक सीरीज है ना। तो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पर पहला पद मेरे बच्चों यहाँ पर क्या दे रखा है, A1 दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो सार अंतर क्या होगा, तो ध्यान से देखो, A2 माइनस A1 करेंगे तो मेरे बच्चों यहाँ पर D बराबर क्या जा रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, D बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर A2 का वैल्यू सॉरी A1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा पद। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग A1 में क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे। मतलब क्या हो रहा है, 2 + 2 कितना आ रहा है, 4। तो देखो 4 यहाँ पर मिल गया। क्लियर है। अगर हमें A3 निकालना है मेरे बच्चों, तो क्या करेंगे, हम लोग A2 में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ देंगे। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 और D का वैल्यू कितना है, 2। तो ध्यान से देखो कितना आ गया, 6 आ गया।
जो कि तीसरा पद है। तो यहाँ पर क्या दिया है ध्यान से देखो, अगर a2 का वैल्यू निकालना है यानी दूसरा पद निकालना है तो हम लोग a1 में d ऐड करेंगे, और a3 निकालना है यानी तीसरा पद निकालना है तो हम लोग a2 में d ऐड करेंगे। यानी कि ध्यान से देखो, अगर यहाँ a3 निकालना है तो हम लोग a2 में d ऐड कर रहे हैं, तो मेरे बच्चों अगर हमें a4 निकालना होगा तो क्या करेंगे, a3 में हम लोग d ऐड करेंगे। तो अगर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 3 है, यानी कि जस्ट एक कम। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर n है तो मेरे बच्चों यहाँ पर a n-1 प्लस d तो सब में ही जोड़ना है। क्लियर है? हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और ज्यादा समझ में आएगा। ध्यान से सुनो आप, अगर a1 बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, और d बराबर दे रखा है अपने को, मान लेते हैं 4, ठीक है। कोई किसी भी समांतर श्रेणी का पहला पद क्या दे रखा है अपने को, मेरे बच्चों यहाँ पर 5 दे रखा है, ठीक है, और सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस d बराबर क्या दे रखा है 4। अब हमें बोल रहा है दूसरा पद निकालो, तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, दूसरा पद क्या हो जाएगा, a2 बराबर a1 में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो a1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस d के, सॉरी यहाँ पर d है ना, a1 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, d ऐड करेंगे, तो d की वैल्यू क्या है 4। तो ध्यान से देखो ये 9 हो गया। क्लियर है? अब मेरे बच्चों हमें तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे उसके लिए, ध्यान से देखो, तीसरा पद होता है a3, तो हम लोग क्या करेंगे a2 में हम लोग d ऐड करेंगे। तो सुनो मेरे बच्चों, यहाँ पर a2 का वैल्यू कितना है 9 है, और d का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यह हो गया 13। अगर हमें a4 निकालना होता तो क्या करते, a4 के लिए क्या करेंगे, तो a3 में हम लोग d ऐड कर देंगे। तो a3 का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग निकाले हैं 13 है, और d का वैल्यू कितना है हमारे बच्चों 4, ठीक है, तो इसे ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग a5 निकाल सकते हैं, a7 निकाल सकते हैं, है ना, आगे जितना चाहे उतना मर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हमें करना क्या होता है, सब में d ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? बस इतना ही काम करना है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आगे। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक बात तुम्हें बताई जा रही है कि जो सार्वंतर होता है ना मेरे बच्चों, वह क्या होता है, धनात्मक भी हो सकता है ना, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि वह धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या फिर शून्य होगा। तो तुम्हें एक मैं ट्रिक बता रहा हूं, यह अपना समझने के लिए है ना। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी समांतर श्रेणी अगर बढ़ते क्रम में है मेरे बच्चों, बढ़ते क्रम तो सभी को पता है, क्लास 3-4 का बात है सब, है ना, सबको पढ़ चुके हो क्लास 3 में, क्लास 4 में बढ़ते क्रम वाला संख्या घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, सबको जानते हो। तो मेरे बच्चों अगर कोई भी सीरीज अगर बढ़ते क्रम में दे रखा है तो हम लोग मान लेंगे कि वहां पर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव वाले सार्वंतर आएंगे। जैसे देखो यहाँ पर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 100 है, 110 है, 120 है, यानी कि संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के सीरीज में सार्वंतर मेरे बच्चों अगर हम लोग 30-20 करते हैं तो ध्यान से देखो यहाँ पर 10 आ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। और अगर नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, तो संख्या हमेशा घटते क्रम में होगा, यानी कि समांतर श्रेणी में जो संख्या होगी वो हमेशा घटते क्रम में होगी। तो ध्यान से देखो, पहला पद 100 है, दूसरा पद 75 है, तीसरा पद 50 है, चौथा पद 25 है, यानी कि यहाँ पर संख्या घट रही है। तो मेरे बच्चों हम लोग यहाँ पर 75 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ पर माइनस के 25 आएगा। क्लियर है? और जीरो कब आएगा, तो अगर संख्या रिपीट हो रही है 555 777 है ना, 000 333 10 10 10, तो मेरे बच्चों इस तरह क्या होता है, हमेशा जीरो हमें सार्वंतर देखने को मिलता है। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि जो सार्वंतर होते हैं वह नेगेटिव भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, शून्य भी होते हैं। ठीक है, क्या ये सही है या गलत, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। या तो अगर ऐसा नहीं देता है तो ध्यान से सुनो, अगर एमसीक्यू में दे तो ऐसा पूछ सकता है सार्वंतर क्या होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर तुम्हारा जीरो, या फिर इनमें से सभी। तो यहां से क्वेश्चन तो बन जाता है। ठीक है, और सार्वंतर निकालने के लिए हर साल क्वेश्चन मेरे बच्चों पूछता है। तो डे 1 क्लास जो था ना, उसमें लगभग हम लोग कम से कम 10-15 क्वेश्चन सिर्फ सार्वंतर निकालना कैसे है उसके बारे में प्रैक्टिस कर चुके थे। ठीक है, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार देख लो, उसमें हम लोग बहुत सारे सार्वंतर निकालकर प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी देखने में दिखता कैसे है, हम लोग अब इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी दिखता कैसे है मेरे बच्चों, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहला पद, ठीक है, पहला पद
मेरे बच्चों हम लोग मानते हैं इसे ए, ठीक है, क्या मानते हैं, पहला पद हम लोग मानते हैं इसे ए, क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, अगर पहला पद ए है मेरे बच्चों और अगर सार व अंतर है ना, सार व अंतर मेरे बच्चों डी दे रखा है, मान लेते हैं फिलहाल के लिए डी दे रखा है, ठीक है। तो पहला पद है ए, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, है ना, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, पहले वाले पद में मेरे बच्चों हम लोग क्या जोड़ देंगे, सार व अंतर को जोड़ देंगे, तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा, क्लियर है। अगर तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले पद में हम लोग डी को 2 बार जोड़ देंगे, क्लियर हो गया। अगर चौथा पद निकालना है ना, तो मेरे बच्चों पहले वाले पद में हम लोग डी को 3 बार जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, चौथा पद मिल जाएगा। मेरे बच्चों अगर हमें पांचवा पद निकालना है ना, तो पहले वाले पद में हम लोग डी को 4 बार जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पांचवा पद मिल जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो रहा है सर, थोड़ा बता दो, चलो ध्यान से सुनो, अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पहला पद है ना, पहला पद मेरे बच्चों, पहला पद अगर दे रखा है अपने को, मान लेते हैं पहला पद है ना, पहला पद मान लेते हैं अपने पास दे रखा है 10, ठीक है, पहला पद क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, और सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर यानी कि डी बराबर दे रखा है 3, अपने से हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों पहला पद तो दिख रहा है, पहला पद क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो दे रखा है। अगर हमें सेकंड पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे बच्चों हम लोग पहला पद जिसे हम लोग ए से भी दिखाते हैं, ठीक है, पहला पद जिसे हम लोग ए कहते हैं, ए प्लस क्या करेंगे डी कर देंगे पहला पद के लिए, सॉरी दूसरा पद के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस डी करेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दे रखा है 10 और डी का वैल्यू क्या दे रखा है 3, तो मेरे बच्चों दूसरा पद क्या आ जाएगा यहाँ पर 13, ठीक है। अगर हमें तीसरा पद निकालना है ना, तीसरा पद निकालना है तो तीसरा पद के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ए प्लस डी करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ए प्लस 2d करेंगे, यानी कि डी को 2 बार जोड़ेंगे। तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू दे रखा है अपने पास 10 प्लस 2 और डी का वैल्यू दे रखा है 3, तो ध्यान से देखो 3 दूनी 6 प्लस 10 यहाँ पर आ गया 16, तो थर्ड पद क्या आ गया 16 आ गया। तो मेरे बच्चों अगर हमें फोर्थ टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हमें ए प्लस डी को 3 बार जोड़ना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस 3d। तो मेरे बच्चों ए का वैल्यू दे रखा है 10 है ना, फिर डी का वैल्यू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो ध्यान से देखो 3 3 9 प्लस 10 19, तो हमें एक सीरीज मिल गया, क्या मिल गया, पहला पद 10 था, दूसरा पद आ गया मेरे बच्चों 13, तीसरा पद आ गया 16, चौथा पद आ गया 19, इसी तरह आगे हो जाएगा 22, क्योंकि 3 ऐड होता जाएगा, फिर 25। तो ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पर क्या किए, पहला पद था 10, असारवंतर दे रखा था 3, तो पहला पद तो हम लोग लिख लिए 10 था, दूसरा पद में क्या किए, पहले पद में हम लोग सारवंतर डी को जोड़ दिए, तो आ गया अपने पास दूसरा पद। तीसरा पद निकालने के लिए क्या किए, पहले वाले पद में हम लोग डी को 2 बार जोड़ दिए, 3 प्लस 3 कर दिए, तो देखो क्या आ गया 6 आ गया। या तो हम लोग डी को 2 बार जोड़ रहे हैं तो इसे हम लोग 2d भी लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो हम लोग लिख दिया 2 और डी, तो मेरे बच्चों हमें सीरीज मिल गया इस तरह से। तो ध्यान से देखो हम लोग पहला पद निकालने के लिए क्या किए, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, कुछ करना नहीं पड़ा। सेकंड पद के लिए क्या किए मेरे बच्चों, हम लोग यहाँ पर पहले पद में सारवंतर को जोड़ दिए। थर्ड के लिए क्या किए, पहले पद में सारवंतर को 2 बार जोड़ दिए, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मेरे बच्चों a प्लस 2d, क्लियर है। चौथे पद निकालने के लिए हम लोग पहले पद में d को 3 बार जोड़ रहे हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d। फिर मेरे बच्चों पांचवा पद निकालने के लिए पहले पद में हम लोग d को 4 बार जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसे हम लोग लिखेंगे 4d। उसी तरह मेरे बच्चों अगर हमें छठा पद निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d। अगर सेवंथ पद निकालना है मेरे बच्चों तो क्या हो जाएगा a प्लस 6d। मतलब क्या, अगर यहाँ सेवंथ वाला पद निकालना है तो यहाँ पर d को हमें 6 बार जोड़ना है,
क्लियर हो रहा है बात? इतना समझ में आ रहा है? अगर मेरे बच्चों अगर हमें 8वां पद निकालना होता, ठीक है, तो हम क्या करते a प्लस 7d, यानी कि अगर यहाँ 8 पद निकालना है तो जस्ट इससे एक बार कम d को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 8 है तो 7 बार जोड़े, 7 है तो 6 बार जोड़ रहे हैं, 6 है तो 5 बार जोड़े, 5 है तो 4 बार जोड़ रहे हैं, 4 है तो 3 बार जोड़े, 3 है तो 2 बार जोड़े, 2 है तो 1 बार जोड़े। ठीक है, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो। अब जो अब व्यापक रूप यानी कि कोई भी समांतर श्रेणी दिखने में कैसा दिखता है, तो ध्यान से देखो, यह ऐसा दिखेगा। कैसे? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। मेरे बच्चों इसी तरह a प्लस 5d, इसी तरह आगे जाएगा, है ना। अब मान लेते हैं जो लास्ट का जो टर्म होगा मेरे बच्चों, ठीक है, अब फिलहाल के लिए समझ लो a प्लस n माइनस 1d, इस तरह से होगा। अब ये क्या होता है हम लोग इसको आने वाला क्लास में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो कि कोई भी जो एपी होगा, है ना, कोई भी जो समांतर श्रेणी होगा वह दिखने में कैसा होगा, वह दिखता कैसे है, रंग रूप कैसा है, हम लोग कैसे देखकर पहचान सकते हैं वह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो मेरे बच्चों सिंपल सा एक तरीका है, ध्यान से देखो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, डॉट 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 करते करते इस तरह के सीरीज में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसी तरह से समांतर श्रेणी हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, अब अपने पास क्या दे रखा है, अपने पास मेरे बच्चों अगर मान लेते हैं पहला पद दे रखा है अपने पास 15, ठीक है, और सार अंतर मेरे बच्चों यहाँ पर दे रखा है मान लो 5। क्लियर है? तो हम लोग इसका यूज करके अब हम लोग आसानी से समांतर श्रेणी बना सकते हैं। देखो कैसे, पहला पद तो देखो क्या है, ये a1 है ना, पहला पद क्या है, a1 है, दूसरा पद a2 होता है, तीसरा a3 होता है, चौथा a4 होता है, पांचवा a5 होता है, छठवा a6 होता है, और लास्ट वाला क्या है, an पद है, मान लेते हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों अगर हमें पहला पद निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे, सॉरी, है ना, हमें पहला पद निकालना है तो सिंपल से अपने को a लिखना पड़ेगा, यानी कि क्या दे रखा है पहला पद में 15। अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो मेरे बच्चों लोग a प्लस डी करेंगे, यानी कि 15 प्लस डी का वैल्यू कितना दे रखा है 5, जो कि यहाँ पर कितना है 20। क्लियर है? मेरे बच्चों अगर हमें तीसरा पद निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस 2d कर देंगे। ध्यान से देखो, a प्लस 2d है तो 15 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 5 दूनी 10, 10 प्लस 5 सॉरी 10 प्लस 15 हो गया यहाँ पर कितना 25। अगर मेरे बच्चों हमें a4 निकालना है तो a प्लस हम लोग करेंगे 3d, इसका मतलब होगा 15 प्लस 3 गुनी 5 बराबर 30, 15 प्लस 5 दिया 15, 15 हो गया 30। अब आगे देखो, मान लो अगर हमें a5 निकालना है तो क्या करेंगे, a5 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू a का वैल्यू दे रखा है 15 प्लस 4 इंटू डी, तो डी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आ गया 15 प्लस 20 यानी कि आ गया 35। क्लियर है? अब हमें मान लो a6 निकालना है जो कि होता है a प्लस 5d, तो मेरे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 5d, इसका मतलब हो जाएगा a का वैल्यू है अपने पास 15 गुना सॉरी 15 प्लस 5 गुना डी का वैल्यू है मेरे बच्चों यहाँ पर फिर से 5। तो ध्यान से देखो 15 प्लस 25 यानी कि 40। तो इसके हिसाब से अपने को क्या सीरीज मिल रहा है, तो ध्यान से देखो, इसलिए सीरीज हमें मिल गई मेरे बच्चों, पहला पद था 15, दूसरा पद आ गया 20, है ना, तीसरा पद आ गया 25, चौथा पद आ गया 30, पांचवा पद है मेरे बच्चों 35, छठवां पद कितना आ गया 40। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो देखो इस तरह हमें समांतर श्रेणी निकालना है, कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, समझ में आ चुका है। तो मेरे बच्चों अब बढ़ते हैं आगे, समांतर श्रेणी के प्रकार। तो इसमें दो ही तरह के प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है समांतर श्रेणी के प्रकार में फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि परिमित समांतर श्रेणी। इसका मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में संख्याओं की जो समांतर श्रेणी होती है उसमें जो संख्याएं होती हैं वो लिमिट होती है। क्लियर है? और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता है, संख्याओं की कोई लिमिट नहीं होती है, या धीरे धीरे बढ़ ही रहा होगा इनफाइनाइट टर्म तक। क्या है इसका मतलब, अब देखते हैं आगे। तो ध्यान से देखो,
अपने पास क्या दे रखा है, एक समांतर श्रेणी जिसमें परिमित संख्याएं होती है, ठीक है, उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई एक समांतर श्रेणी है मेरे बच्चों, उसमें संख्याओं है ना, उसमें संख्याओं का जो लिस्ट है ना, वह कोई एक नंबर तक जाकर रुक जाता है। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है, 25 दे रखा है, 30 दे रखा है। इसी तरह से लास्ट टर्म जो दे रखा है वह 100 है, ठीक है, यानी कि 100 तक जाकर वह रुक गया। अब आगे देखो क्या है, इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणी, इसमें संख्याएं बढ़ती जा रही है, इसका कोई लास्ट वाला टर्म हमें दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता है कि कहां पर जाकर रुक रही है। तो ध्यान से देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आगे बढ़ता जा रहा है, कहां तक बढ़ रहा है हमें नहीं पता है। तो इसमें देखो ध्यान से 5 से शुरू हुआ और 100 तक खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग चाहे तो अपने से भी लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज लेना है तो कैसे लेंगे, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। पहचानने का सिंपल सा नियम है मेरे बच्चों, कोई एंड पॉइंट नहीं, या तो लास्ट का जो टर्म है ना, लास्ट टर्म का पता नहीं। इसका मतलब होता है मेरे बच्चों, घर से तो निकल गए हैं लेकिन जाना कहाँ है ये हमें नहीं पता, ठीक है, बस इतना समझ लो। फिर दूसरा है, मान लो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, फिर 14, 16, 18, 20 मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट टर्म हमें पता है और लास्ट टर्म ही पता है, तो यह हो गया क्या, फाइनाइट एपी, और यह है इनफाइनाइट एपी। मतलब क्या, सीमित वाला एपी, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो। तो मेरे बच्चों इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी कहते हैं। और जिसका हमें फर्स्ट टर्म तो पता है लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट एपी। तो अपने पास 2 एग्जाम्पल है। कभी कभी होता क्या है, हम लोग ऐसे ही घूमने तो निकल गए लेकिन घूमना कहाँ है हमें नहीं पता, जाना कहाँ है हमें नहीं पता, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन तो पता होता है कि हम लोग घर से घूमने निकले, लेकिन कहाँ जाना है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उस तरह की चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, इसमें फिलहाल के लिए इनफाइनाइट एपी कहेंगे। अब मेरे बच्चों, अगर तुम घर से निकल रहे हो, अगर तुम्हें मंदिर जाना है तो हो गया फाइनाइट एपी, है ना, वो क्या हो गया, फाइनाइट एपी। घर से निकल रहे हो, स्कूल जाना है, तो क्या हो गया, वह एक फाइनाइट एपी का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, तो चलो, तो मेरे बच्चों आज के क्लास में इतना ही, है ना। एक बात और, अभी जो हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं ना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो यहाँ तुम्हें देखने को मिला, इस पे हम लोग कल बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे बच्चों कल के क्लास में हम लोग सार व अंतर का बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पद कैसे निकालते हैं उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही हम लोग के पास अगर फर्स्ट टर्म पता है और सेकेंड टर्म, सॉरी, अपने पास सार व अंतर पता है, तो हम लोग कैसे एपी बनाते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे और इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है, तो मेरे बच्चों चलो आज के क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में। तब तक तुम्हें क्या करना है, ध्यान से सुनो। यह क्या है, तो मेरे बच्चों यह गुरुमंत्रा एप्लीकेशन का ऑफिशियल ऐप है, ठीक है। गुरुमंत्रा जो हमारा चैनल का भी नाम है, यह हमारे ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है। तो मेरे बच्चों तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। लिंक में क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरे बच्चों क्लास 10 जो कि उन्नति बैच का है, उसमें चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी बना हुआ है, उसमें आज के क्लास का PDF अपलोड हो जाएगा, वहां से अपना नोट्स बना लो और खूब सारा प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग कल की क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो और अपना नोट्स ठीक से बनाते रहो।